साल फिर आपको क्लोज रहता है जी। इसका यूज करेंगे आज हम। आज जब ऐसा दिखता है, अभी टूरिस्ट अब पिछले साल जो 2018 में, लास्ट टाइम 2018 में भी ग्रो किया था, एनसीईआरटी में 2006 का डाटा दिया हुआ है, बट 2018 में भी ग्रो किया था। यहाँ टूरिस्ट सब बहुत सारा आते हैं देखने के लिए इसको। ये ऐसा दिखता है पहाड़ वगैरह, ठीक है, नीलाकरंजी का पहाड़ सब है ये, ठीक है। एक लास्ट फोटोग्राफ और दिखाते हैं, बैम्बू का फोटोग्राफ ना, बैम्बू फ्लावर है ना, बैम्बू फ्लावर। देखिए बैम्बू का फ्लावर है ये, है ना, बैम्बू के पेड़ में ऐसा कुछ फ्लावर सब आता है। एक मिनट, ये देखिए बैम्बू का फ्लावर सब है ये, है ना, ये बांस का पेड़ में ये सब फ्लावर है ये 100 साल में एक बार आता है ये, ठीक है। 100 साल का हो जाएगा जब प्लांट, उससे एक टाइम आएगा ये आपको ये फ्लावर, है ना, फिर उसके लाइफ में वन टाइम में आता है ये, ठीक है। 1 मिनट, ये है बैम्बू का फ्लावर है, ठीक है। ये जो देख रहे हो, ज्यादा अच्छा पिक्चर इसमें ये वाला है, ठीक है। बैम्बू फ्लावर का एक बार दिखाते हैं हम। एक मिनट, एक मिनट, बैम्बू फ्लावर, बैम्बू फ्लावर है, ये वाला फ्लावर देखिएगा। इसको आप इमेजिनेशन करिए कि बैम्बू का फ्लावर, या कोई लड़का गेहूं का पेड़ देखा होगा ना, वीट का प्लांट, वीट के प्लांट में जैसा आपको देखते हैं वैसा यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। वीट प्लांट है, वीट प्लांट में जैसा फ्लावर होता है ये अपने देश में आसाम में ऐसा प्लांट सब तुमको दिखाई देगा, बांस के पेड़ में फ्लावर आसाम में आपको दिखाई देता है ये, या अरुणाचल प्रदेश में ये दिखाई देगा जी, ठीक है। ये सब का भी यूज करेंगे हम आज, है ना। बांस का फ्लावर सब क्या होता है देखते हैं। तो पॉइंट शुरू करते हैं आप, है ना। तबीयत ठीक नहीं था इसलिए हम क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे अपने टाइम पे। अब देखते हैं। देखिए हम लोग नया चैप्टर नया टॉपिक शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम क्या आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आपको ऑर्गेनिज्म। अब ए सेक्सुअल का जितना बात करना था हम कल कर चुके थे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे किसका था, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करेंगे जी, ठीक है। ये ज्यादा वीवीआई है पिछला वाला की तुलना में जी, ठीक है। ये अगर आपको क्वेश्चन भी पूछता है मेडिकल में, प्लस ये जरूरी भी है अगला 2 चैप्टर समझने के लिए, ठीक है। अगला 2 चैप्टर जो है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। दोनों में आपको ये जरूरी है याद करना इस टॉपिक में, यहाँ से बेस मजबूत होगा। देखिए पहली बात आपको इसमें क्या जानना है, ठीक है। पहला बात आपको इसमें जानना है कि इसका डेफिनेशन क्या देना है सर आपको। डेफिनेशन जब समझा देंगे ना, तब तुमको ये भी जानना होगा कि सर इसके टर्म एंड कंडीशन जानना होगा, टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन में ही हम लोग आज बात करेंगे, है ना, कि जेआरएस क्या होता है, जेआरएस मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, वीआरएस क्या होता है ये बताना है हमको, और वीआरएस के बाद वीआरएमएस बताना है हमको, है ना। है ना, वीआरएस बताएंगे, है ना, उसके बाद वीआरएमएस बताएंगे हम, ठीक है। वीआरएमएस क्या होता है ये सब भी बताएंगे हम आपको आज का क्लास में, ये सब मेन है। उसके बाद एक आएगा इसी के अंदर में आज का टॉपिक में आएगा कंटिन्यूअस ब्रीडर, है ना, कंटिन्यूअस ब्रीडर आएगा। कंटिन्यूअस ब्रीडर किसे कहते हैं वो देखेंगे हम लोग। और आपको नहीं कि सीजनल ब्रीडर क्या होता है, सीजनल ब्रीडर क्या होता है, सीजनल ब्रीडर, है ना, ये सब सुनने को मिलेगा इस सब टॉपिक के अंदर में। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट के आधार पे, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाए कौन सा इवेंट कब होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवेंट के आधार पे 3 हिस्सों में बांटा गया है ना। एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब जानिए, उससे आप समझ में आ जाएगा कि सब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता होगा। एक है फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना, फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। उसके बाद एक आ जाएगा आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये सब नाम सब आएगा जी। देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब आप लोग याद कीजिए, है ना। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, FER, है ना, देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो देखते हैं, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, है ना। बताइए यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, जब मेल और फीमेल गैमिट मिल जाता है, इस दोनों को हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से लाते हैं। और उससे पहले जो घटना घटता है, आवाज आ रहा है ना, हेलो यस सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो हाँ हम सर, बता रहे थे आवाज कि आ आपको, रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट जो देखते हैं, है ना, इसमें क्या होता है, स्पर्म ओवम मिलता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग,
फर्टिलाइजेशन के नाम से लाते हैं। और सर इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले की घटना क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन में स्पर्म ओवम बनने के समय को हम लोग क्या नाम देंगे, प्री फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाएंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सर आपको नहीं कि स्पर्म ओवम मिलने में जो जायगोट बनता है ना, जायगोट आगे जाके कैसे डेवलप करता है उस सब के बारे में हम यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जी, ठीक है। मतलब ये ज्यादा वीवीआई है, अभी हम इसको थोड़ा सा आपको वल्गर तरीके से बता रहे हैं, लेकिन फिर इसको समझेंगे बढ़िया से। असल में आपको यही तुमको अगला चैप्टर में यूज होगा जी, ठीक है। मतलब अगला 2 चैप्टर में आपको पढ़ना है, तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सब तुमको याद रखना होगा जी, ठीक है। आइए डिफिनेशन से सुनते हैं, ठीक है। डिफिनेशन किसे कहते हैं, मतलब यहाँ पे डिफिनेशन क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, व्हेन है ना, व्हेन टू अपोजिट पेरेंट है ना, अपोजिट पेरेंट ना प्रोड्यूस गैमिट, अपोजिट पेरेंट है ना, पेरेंट प्रोड्यूस गैमिट, माइक बंद कर लो, हेलो। To opposite parent produce gamete that combine to form zygote, to form offspring, ज्यादा बेहतर होगा, to form offspring। इस घटना को क्या नाम देते हैं, इस घटना को हम लोग to form offspring is called, है ना, such phenomena is called sexual reproduction। और भी अच्छे तरीके से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। सच फिनोमेना के बाद अगर आप चाहें तो है ना ये भी कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, है ना, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, है ना, विद द बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, है ना, डिफरेंट पेरेंट, मतलब 2 अलग अलग पेरेंट के मिलने से, है ना, जो आपको बच्चे जन्म देते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से लाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जी, ठीक है। इसमें मियोसिस डिवीजन सब आएगा जी, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं सर। मतलब एक झटके में तुम कोई सोचेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। जबकि याद कीजिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी का कोई हिस्सा हटता था, बच्चा जन्म ले लेता था, पर यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स होता है ये। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे कोई भी बॉडी का पार्ट हट जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा जी, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत इलेबोरेट होता है, इलेबोरेट होगा, और साथ साथ स्लो भी होगा सर, स्लो टाइम लगेगा सर इसमें, कम से कम 10 साल 15 साल। और हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होने के लिए कम से कम 10-12 साल होना जरूरी है, लड़का और लड़की का एज का, है ना, मिनिमम। और उसके बाद है ना मैक्सिमम 45 से अंदर में ही होना चाहिए, उसके आगे भी नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी बात किए तो, और भी जानवर सब पे और भी रिस्ट्रिक्शन सब लगता है कि इतना ही उम्र के बाद ही सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जबकि प्लांट में सॉरी मतलब जबकि पिछला जो पढ़े थे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी एज में बच्चे को जन्म दे सकता था, और बच्चा माए बाप जैसा दिखता था। यहाँ बच्चा माँ बाप जैसा नहीं दिखता है जी, ठीक है। एक पॉइंट और भी है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है ना, सबका पैटर्न एक के जैसा होता है। मतलब सब में फर्टिलाइजेशन होगा, सब में गैमिट बनेंगे, सब में बच्चे मतलब जायगोट का बनना होगा, ये सब में देखने को मिलेगा। बाहर से अंदर से अलग अलग हो सकते हैं हम लोग, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका सबका एक ही जैसा होता है जी। यही मायने रखता है हम लोग के लिए, ठीक है। कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग कोई टर्म एंड कंडीशन है क्या, हाँ जी कोई टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना एक खास उम्र हो जाए तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सर कोई खास ऑर्गन भी चाहिए, मतलब देखिए कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका एक ही जैसा होगा, है ना। बाहर से देखने में भी अलग हो सकता है, अंदर से भी अलग हो सकता है, मतलब इवन ऑर्गन भी अलग हो सकता है। जैसे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका फ्लावर करता है, एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेस्टिस ओवरी करके देता है, ठीक है। तो वो सब अलग अलग बॉडी डिजाइन और अलग अलग पैटर्न में होगा, बट सबका मेन आपको थीम क्या होगा, है ना, गैमिट बनाना, है ना, गैमिट को मिलाना और बच्चे को बनाना जी, ठीक है। सब एक ही जैसा आपको पैटर्न में शो करता है। ये लाइन लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म आर मॉर्फोलॉजिकली एंड इंटरनली डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, बट आपको नहीं की, है ना, बट वो दे आर सो सेम पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब के सब एक ही जैसे आपको पैटर्न को फॉलो करते हैं जी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद करा क्या कि ऑर्गेनिज्म एक खास उम्र में, देखिए अब यहीं से मायने वाला लाइन से आज स्टार्ट हो रहा है। देखिए हम लोग एक खास उम्र में ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसके उसके बाद है ना हम लोग बच्चे को जन्म मतलब नहीं दे सकते, या उससे पहले भी हम लोग बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक खास उम्र का आना जरूरी है सर, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन के आधार पर देखा जाए, लाइफ स्पैन जो होगा सर, ठीक है, कौन सी उम्र में बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इस आधार पे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है ना, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। पहला है सर आपको, है ना, एक है जिसमें आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, उस स्टेज को हम लोग जुवेनाइल फेज के नाम से लाते हैं, जुवेनाइल फेज के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और जिस स्टेज में हम लोग बच्चे को पैदा कर सकते हैं
उसको रिप्रोडक्टिव एज के नाम से बुलाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज के नाम से बुलाते हैं जी। और जिस एज में फिर हम लोग बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, जैसे बुढ़ापा हुआ, ओल्ड एज हुआ, तो ओल्ड एज में हम लोग बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं जी। ओल्ड एज के लिए दूसरा यहाँ पे शब्द आएगा सेनिशिएंट फेज के तौर पे हम लोग बच्चे को जन्म नहीं देते हैं जी, ठीक है। सेनिशिएंट फेज जो होता है इसमें भी बच्चे को जन्म हम लोग नहीं दे सकते हैं जी, ठीक है। उसका डेथ हो जाए, डेथ के बाद तो बच्चे जन्म दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब जन्म लेने वक्त तो बच्चे नहीं जन्म दे सकते हैं, मरने पे भी बच्चे जन्म नहीं दे सकते हैं। बीच में एक समय आता है जुवेनाइल फेज, जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग एक खास समय में जन्म लेते हैं, कुछ समय तक ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद एक समय ऐसा आता है तब जाकर के हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और जब हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं सर, ठीक है, तो एक खास उम्र तक ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है जिसमें हम लोग आपको रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और जब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो उस स्टेज को क्या नाम देते हैं, सेनिशिएंट स्टेज के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ, ये बहुत इजी टॉपिक हो गया है ना। रिप्रोडक्शन करने के लिए एक खास अवस्था होना चाहिए सर, उस अवस्था को क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्टिव एज के नाम से बुलाते हैं। क्या सब आदमी का एक ही समय पे रिप्रोडक्टिव एज होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सब तीनों का तीनों वेरिएबल होगा जी, तीनों का तीनों क्या होगा, ऑल आर वेरिएबल, है ना, ऑल आर वेरिएबल। मतलब कोई लड़का ये नहीं कह सकता कि 12 साल बाद 13वां साल में रिप्रोडक्शन हो सकता है। किसी किसी में, जैसे माने हम लोग में जो फीमेल होती है तो एक खास एज में ही बच्चों को जन्म दे सकती है, जब वो मेस्ट्रुअल साइकिल शो करती है। तो किसी किसी लड़की में मेस्ट्रुअल साइकिल है ना, मतलब 12 साल में ही स्टार्ट हो जाएगा, और किसी किसी में क्या होगा 18 साल या 20 साल भी लग सकता है जी, ठीक है। और ऑल आर वेरिएबल, मतलब ये सब क्या होगा, वेरिएबल होगा जी, ठीक है। सबका उम्र अलग अलग होता है ना, अलग अलग समय पे बच्चे को जन्म देने के लिए, ठीक है। उसके बाद जुवेनाइल फेज जो देखते हैं सर, सबका अलग अलग होगा जी, इसका रिप्रोडक्टिव एज भी अलग होगा, और ओल्ड एज जो देखते हैं सेनिशिएंट फेज, सबका भी अलग अलग होगा जी, ठीक है। और देखिए बच्चे को कौन से एज में जन्म दे सकते हैं, इस एज में हम लोग बच्चे को जन्म दे सकते हैं। हम लोग एक एवरेज लेके चले तो हम लोग में जो देखिए 12 साल तक कोई बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, फिर 12 के बाद 13 साल हो जाए तब उसमें हो जाता है कि गैमिट बनना शुरू हो जाता है, या 14 साल हो जाए तो गैमिट बनना शुरू हो जाता है। हालांकि भारत सरकार बोलती है कि 18 साल कम से कम शादी करने का उम्र है, लेकिन है ना, गैमिट का बनना 14 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, लड़का और लड़की में भी, ठीक है। उससे पहले लड़के में भी ना गैमिट बन रहा होता है, ना ही लड़की में कोई गैमिट बन रहा होता है, ठीक है। ये समय है ना ग्रोथ का है जी, ठीक है। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जुवेनाइल फेज के नाम से बुलाते हैं। जिस समय बच्चे को जन्म दे सकते हैं या जिस समय में गैमिट बन सकता है, गैमिट बन सकता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गैमिट फॉर्मेशन हो सकता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं सर आपको रिप्रोडक्टिव एज के नाम से बुलाते हैं। ऐसा समय जिसमें फिर से गैमिट बनना रुक जाता है। हम लोग में जो फीमेल होती है उसमें 55 साल के बाद गैमिट बनना रुक जाता है, या 50 साल बाद गैमिट बनना रुक जाता है। हम लोग में मेल होता है 70 या 80 साल के आ जाने के बाद है ना, गैमिट बनाना उसमें भी कम हो जाता है, रुकता नहीं है, कम हो जाता है, ठीक है। मतलब मेल में गैमिट कंटिन्यूअसली लाइफ स्पैन तक बनता रहता है, बट बॉडी में स्पर्म काउंट क्या होता है, घट जाता है जी, ठीक है, जो बच्चे को देने के लिए, बच्चे के जन्म देने के लिए काफी नहीं है जी, ठीक है। पॉइंट क्या है अभी हम लोग के लिए कि हम लोग में ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन जो देखते हैं, लाइफ स्पैन के आधार पे है ना, ऑर्गेनिज्म में है ना, आपको लाइफ स्पैन के बेस्ड पे है ना, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। कौन से लाइफ स्पैन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो रिप्रोडक्टिव एज में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बुढ़ापा में है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, और ना ही आपको जुवेनाइल फेज में कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको शॉर्टकट में जीआरएस के नाम से बुलाते हैं, जीआरएस। ये मेरा निकाला हुआ शॉर्टकट है, आप भी शॉर्टकट को अडॉप्ट कर सकते हैं। जे मतलब जुवेनाइल फेज, आर माने रिप्रोडक्टिव फेज, एस माने सेनिशिएंट फेज, है ना। ये सब वेरिएबल होता है, ये सब एक जैसा नहीं होता है, वेरिएबल होता है ना। अब विद इन द ऑर्गेनिज्म, अभी आपको लिखा आपको अदर ऑर्गेनिज्म, विद इन द ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म में भी वेरिएबल होता है। जैसे हम लोग अपनी बात करें, हम लोग में भी सर किसी किसी लड़के में हो सकता है कि 18 साल की उम्र में स्पर्म बनना शुरू हो जाए, और हम लोग में भी कोई लड़की हो जिसका आपको 10 साल की उम्र में ओवम बनना शुरू हो जाए। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कब रिप्रोडक्टिव एज आएगा, आप कब आपको नहीं की है ना सेनिशिएंट एज आएगा, कब आपको जुवेनाइल फेज बना रह जाएगा, ठीक है। इस सब का कोई डाटा लिमिटेशन नहीं है कि भाई 12 ही साल फिक्स है। और मान लीजिए कोई ऐसा भी कोई जानवर हो सकता है, जैसे शेर सबको देखिए, टाइगर सबको देखिएगा 2 साल में ही मैच्योर कर जाता है अगले बच्चे को जन्म देने के लिए, है ना। जैसे फीमेल लाइन हुई, वो आपको बच्ची थी, वो 2 ईयर के बाद है ना आपको रिप्रोडक्टिवली एज में आ जाती है, ठीक है। और लगभग 18 से 19 साल तक रिप्रोडक्टिव एज को कैरी करती है, ठीक है। तो हर एक का जुवेनाइल फेज, हर एक का रिप्रोडक्टिव एज, हर एक का सेनिशिएंट फेज वेरिएबल होता है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी क्या बनता है? अब तुम लोग के दिमाग में चल रहा है कि सर जुवेनाइल का डिफिनेशन दीजिए। इसका डिफिनेशन है कि द पीरियड ऑफ ग्रोथ, है ना, पीरियड ऑफ ग्रोथ, है ना, इस दौरान क्या होता है, ग्रोथ ऑफ है ना बॉडी, है ना, बॉडी का जब ग्रोथ होता है सर, तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, जुवेनाइल फेज के नाम से लाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम है ना आपको बॉडी पार्ट्स डेवलप करता है, सेक्स ऑर्गन सब डेवलप करते हैं, बट गैमिट नहीं बना रहा होता है, ठीक है। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि क्या जुवेनाइल फेज में गैमिट बनते हैं, तो जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नो गैमिट फॉर्मेशन अकर
एंड जुवेनाइल फेज में कोई गैमेट नहीं बनता है, नो गैमेट फॉर्मेशन अकर, इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है जी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। जैसे रिप्रोडक्टिव एज आता है गैमेट का बनना स्टार्ट हो जाता है जी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा गैमेट कब से बनना शुरू हो जाता है, जब कोई बंदा रिप्रोडक्टिव एज में चला जाता है तब उसमें गैमेट बनना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। देखिए है ना, जब हम लोग देख रहे थे आपको यहाँ पे कि जुवेनाइल फेज है ना जी, जुवेनाइल फेज जो देखते हैं हम लोग, जुवेनाइल फेज है ना, इस दौरान क्या देखते हैं है ना, पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम लोग जुवेनाइल फेज करते हैं। एनसीईआरटी में ढूंढो ये सब लाइन, पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम लोग क्या नाम देते हैं ना, जुवेनाइल फेज के नाम से बुलाते हैं सर। दिस टाइम है ना आपको बॉडी पार्ट्स डेवलप करता है ना, बॉडी पार्ट्स डेवलप करता है, बॉडी पार्ट डेवलप करता है ना, और एंड आपको लिखा आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब भी डेवलप करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब भी क्या होता है डेवलप करता है ना, बट आपको है ना, अब यहाँ पे कोई लड़का हमको ये नहीं समझाया कि एडोलेसेंस स्टेज कहेंगे या चाइल्डहुड कहेंगे, ये सब तो कॉमन सेंस में है, ठीक है जी। और इसमें क्या देखते हैं, बट नो गैमेट फॉर्मेशन अकर्स, इसमें कोई गैमेट नहीं बनेगा, गैमेट जिस दिन बना उस दिन रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाएगा वो, नो गैमेट बट है ना, नो गैमेट फॉर्मेशन अकर्स है ना, बट नो गैमेट फॉर्मेशन अकर्स, इसमें कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है जी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोगों को है, ठीक है। उसके बाद आपको जब रिप्रोडक्टिव एज आएगा तो रिप्रोडक्टिव एज में वो समय होता है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनिज्म कैपेबल फॉर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म है ना कैपेबल होता है, कैपेबल फॉर ना आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टिविटी है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए कैपेबल एज है। और साथ ही साथ है ना इसमें क्या देखते हैं, गैमेट फॉर्मेशन अकर्स हो जाता है, गैमेट का बनना ये इंडिकेट करता है कि वो बंदा रिप्रोडक्टिव एज में आ गया है, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन अकर्स, गैमेट फॉर्मेशन अकर्स होता है यहाँ पे, गैमेट का बनना यहाँ पे शुरू हो जाता है जी, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है, गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट करिए है ना, गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है इसमें, एंड आपको लिखा गैमेट फॉर्मेशन है ना, गैमेट फॉर्मेशन इंडिकेट पर्सन अंडरगो रिप्रोडक्टिव, मतलब गैमेट फॉर्मेशन इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है कि पर्सन कहाँ जा चुका है ना, पर्सन अंडरगो है ना आपको नहीं रिप्रोडक्टिव एज, ये किस में जा चुका है, रिप्रोडक्टिव एज में जा चुका है जी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोगों को है। उसके बाद आता है सेनिसिएंट फेज है ना, सेनिसिएंट फेज यहाँ लिख रहे हैं हम, सेनिसिएंट फेज क्या होता है, सेनिसिएंट फेज देखते हैं हम लोग ना, आपको सेनिसिएंट फेज जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस फेज में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, इस फेज में फिर से गैमेट फॉर्मेशन रुक जाता है, लेकिन हम लोग अपनी बात करें ना तो हम लोग में जो फीमेल होती है ना उसमें गैमेट रुक जाता है, मेल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं रुकता है, लगभग लाइफ स्पैन तक चलता रहता है। हाँ ये कह सकते हैं हम कि गैमेट काउंट यानी स्पर्म काउंट घट जाता है ना, गैमेट फॉर्मेशन स्टॉप है ना, गैमेट फॉर्मेशन है ना, आपको गैमेट का फॉर्मेशन रुक जाता है, इसका हिंदी मतलब हम बोले भी है ओल्ड एज है इसको या बुढ़ापा बोलते हैं, गैमेट फॉर्मेशन इस तरह स्टॉप हो जाता है ना, नो है ना लिखा आपको यहाँ पे, नो आपको लिखा आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, नो है ना आपको नॉट कैपेबल फॉर डूइंग है ना, नॉट कैपेबल है, नॉट कैपेबल फॉर है ना आपको चाइल्ड बर्थ, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के लिए कैपेबल नहीं है आपको पर्सन या पेरेंट है ना, नॉट कैपेबल फॉर चाइल्ड बर्थ है ना, नॉट कैपेबल है ना, आपको लिखा पेरेंट नॉट कैपेबल है ना, पेरेंट नॉट कैपेबल आपको फॉर चाइल्ड बर्थ है ना, ये चाइल्ड बर्थ के लिए कैपेबल नहीं है, एज हो चुका है यहाँ 55 प्लस आपको या 60 प्लस हो गया, इसको बता रहा है, ठीक है। अब देखिए प्लांट की बात करते हैं हम लोग है ना, प्लांट में जब भी हम लोग बात करेंगे तो वहाँ रिस्पेक्ट का आ जाता है जी यहाँ पॉइंट है ना, अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्लांट में है ना रिस्पेक्ट कीजिए है ना, प्लांट के लिए हम लोग क्या याद करेंगे, तो प्लांट में सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इसी का दूसरा नाम वेजिटेटिव फेज हो जाएगा, वेजिटेटिव फेज है ना। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर करता है जी, फ्लावर, और किसी पेड़ में तुम फूल खिलता हुआ देखोगी ना, वो पेड़ इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो गया है, मतलब कोई पेड़ में आप फ्लावर देख रहे हैं इसका मतलब वो क्या है सर, आपको है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना आप चाह रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई तुम प्लांट लगाओ, जैसे आम का पेड़ छोटा सा पेड़ लगाए हो, अब वो फ्लावर अभी तक नहीं दिया, मतलब वो अभी भी जुवेनाइल फेज माना जाएगा, जुवेनाइल का मतलब ही दूसरा नाम है वेजिटेटिव फेज है ना, इसलिए हम लोग प्लांट के केस में हम बोले भी थे थोड़ी देर पहले, प्लांट को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। एनिमल के केस में आपको क्या बोलना था, एनिमल के केस में आप जीआरएस बोल रहे थे, वही जगह प्लांट के केस में क्या बोलना होगा आपको, वीआरएस बोलना होगा जी, वीआरएस है ना, वीआरएस क्या होता है, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिसिएशन। अब हमको ये पता नहीं है कि सर प्लांट में आप कैसे समझ गए ये रिप्रोडक्टिव एज है, तो प्लांट में जिस दिन फ्लावर आएगा उस दिन हम लोग क्या मान जाएंगे, उसको रिप्रोडक्टिव एज मान जाएंगे जी, समझ आ रहा है। मतलब कोई छोटा सा पेड़ तुम सीड डाले हो ना मिट्टी में,
आज जाके ग्रो किया ग्रो किया ग्रो किया, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद फ्लावर आ गया सर। और जिस दिन फ्लावर आया तो हम समझ जाएंगे प्लांट रिप्रोडक्टिव एज में आ चुका है। दिमाग लगा हम क्या समझाना है। उसके बाद है ना जी, प्लांट में फ्लावर आना रिप्रोडक्टिव एज है। प्लांट में आपको एक समय ऐसा भी आता है बुढ़ापा जैसा आ जाएगा, उसमें प्लांट में फ्लावर आना रुक जाता है जी। ये बहुत पुराना पेड़ हो चुका है, अब सड़ चुका है आधा 99% तक, है ना। अब वो कभी भी गिर सकता है। या कोई भी पेड़ देखिए जिसमें आपको एक समय आने के बाद फ्लावर, जैसे याद कीजिए हम आपको एक दिन पढ़ाए थे रोज का प्लांट था ना, 7 ईयर तक फ्लावर देगा और 8वें साल में क्या होता है वो मर जाता है, जिसके फ्लावर वो नहीं देता है। इसका मतलब वो सेनिसेंट फेज में जा चुका है। या कल भी तो बता रहे थे गेहूं चावल का पेड़ है ना, गेहूं का चावल के पेड़ एक समय के बाद फ्लावर देना बंद कर देता है, सूख करके मर जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, VRS के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, VRS का मतलब है ना, आपको VRS में क्या था, आपको वेजिटेटिव हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, और है ना सेनिशियल स्टेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कट तो नहीं लग गया, है ना। तो हम बता रहे थे कि आपको यहाँ पे VRS जो देख रहे हैं ये आपको किस में इस्तेमाल करना है, प्लांट में इस्तेमाल करना है। अब इसी जगह पे हमको एक लड़का फंसा सकता है, वो बोलेगा क्या सर कि सर एक हम ऐसा प्लांट लगाएं, जैसे कोई लड़का कहे आम का पेड़ लगाएं, माने आम का पेड़ मिट्टी में डालें हम, फिर आगे जाके बड़ा हुआ, फिर एक दिन पेड़ बड़ा होगा, तो पेड़ अभी बड़ा है तो उसको क्या सा स्टेज कहेंगे, वेजिटेटिव स्टेज कहेंगे, है ना। और फिर ये पेड़ एक दिन समय में आएगा तो फ्लावर देगा, है ना। आम के पेड़ मज्जर लगता हुआ देखे थे ना, उसमें माने तो ये सब फ्लावर है, ऐसा फ्लावर आ गया था उसको हम लोग क्या नाम देंगे, रिप्रोडक्टिव एज कहेंगे, है सही है। लेकिन तुम लोग एक बार गौर करो कि आम के पेड़ में क्या देखते हैं हम लोग, है ना। आपको आम के पेड़ में हम लोग क्या देखते हैं सर, ठीक है, कि एक अगले साल फिर से आएगा, मतलब फ्लावर लगा, सीड लगा, फल लगा, झड़ गया, सब कुछ हो गया, अगले साल फिर से फ्लावर आएगा, मतलब यहाँ रुक नहीं रहा है सर। यहाँ पे क्या है सर, आपको फिर से एक नया प्लांट, फिर से वही प्लांट अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर फिर से आपको फ्लावर दे रहा है। मतलब सर यहाँ पे क्या, इस दोनों के बीच के समय को क्या कहेंगे, दिमाग लग रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं हम। देखिए आपको नॉर्मल प्लांट की बात किया जाए, नॉर्मल प्लांट में जैसे हम लोग में जैसे नॉर्मल बात था, वैसे इन लोग में तो नॉर्मल बात होगा। हम लोग में नॉर्मल बात क्या, JRS होगा, मतलब एक समय ऐसा है किसी भी मंथ में हम लोग बच्चे को जन्म दे सकते हैं। उसी तरह से आपको प्लांट में भी क्या होगा, VRS होगा। पर सर एक बात देखते हैं हम लोग, प्लांट हर महीने बच्चे को नहीं जन्म दे सकता है, प्लांट एक खास मौसम में ही बच्चे को जन्म दे सकता है। मतलब क्या, मतलब कि प्लांट में आपको वेजिटेटिव फेज चलिए दिखाई देगा, कोई पेड़ लगाए तुम, सीड उसका जर्मिनेट किया, आगे जाके पेड़ बना, अब पेड़ आगे जाके सर गया आगे, और एक समय ऐसा भी आया सर जिसमें फ्लावर आया सर प्लांट में। प्लांट में क्या देख रहे हैं हम लोग, फ्लावर सब आया, और जब प्लांट में फ्लावर सब आया तो ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको रिप्रोडक्टिव फेज बुला देंगे, है ना, यहाँ तक वेजिटेटिव फेज बोलेंगे, और उसके बाद अगला स्टेप में क्या कहेगा वो, रिप्रोडक्टिव एज बोलेगा। लेकिन एक पॉइंट आता है सर, फिर एक दिन ऐसा ही आपको दिन आएगा, जिस दिन क्या देखते हैं हम लोग, है ना, जिसमें आपको प्लांट है ये, प्लांट में सर फ्लावर आपको फिर आ रहा है, मतलब एक साल का गैप है, एक साल का गैप है। जैसे आम के पेड़ का एग्जाम्पल ले लो दिमाग में, है ना, तो एक साल का गैप होता है, अब फिर उसके बाद फ्लावर आता है सर। लेकिन एक दिन आम का पेड़ भी मरेगा ना सर, लाइफ स्पेन सबका फिक्स है, एक ऐसा समय भी आएगा जिसमें से इनिशिएशन फेज आएगा, तो उसके बाद क्या डेड कर जाएगा, ये तो चलेगा ही सर, ये तो लाइफ साइकिल है, ठीक है। लेकिन सर एक पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि सर यहाँ तक आप ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज बुला लीजिएगा, पर क्या इसको फिर रिप्रोडक्टिव एज कहेंगे, मतलब भाई रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया, फिर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया, इसके बीच के समय को क्या कहेंगे, क्या इस बीच के समय को फिर वेजिटेटिव फेज कर देंगे, नहीं, यहीं पे गलत हो जाएगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी पेड़ है जिसमें ना जिंदगी भर रिप्रोडक्शन, मतलब हर एक साल के बाद आपको क्या होता है, बच्चे को जन्म देता है वो, ठीक है, मतलब इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है, एक शब्द ला रहे बोर्ड पे कि इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है। कुछ ऐसे भी पेड़ है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड भी दिखाई देता है। इंटर फ्लावरिंग पीरियड का करने का मतलब क्या, इससे रुक रुक के फ्लावर आ रहा है, मतलब एक खास पैटर्न में फ्लावर आ रहा है, इस साल फ्लावर आया, फिर अगले साल फिर फ्लावर आएगा, फिर उसके अगले साल फिर फ्लावर आएगा, तो क्या इसको हम बीच में भी कर देंगे, भी कर देंगे क्या, आपको यानी कि ऐसे लिखना होगा VRVS ऐसे लिखेंगे, या VRVRS ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा जी। आप जब देखिएगा ऐसा पेड़ जिसमें फ्लावर रुक रुक के आते हैं, कुछ समय बाद आते हैं, 6 महीना बाद फिर से आ गया, फिर आपको टूटा, फिर 6 महीना बाद फिर से आ गया, ऐसा चलता रहता है, उस पेड़ में हम लोग को क्या नाम देते हैं, M फेज के नाम से लाते हैं। M माने यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैच्योर फेज हो जाएगा। आप इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखिएगा, ऐसे पेड़ जिसमें इंटर फ्लावरिंग पीरियड चलता है उसको VRMS कहते हैं। भी तो समझ में आ रहा है सब आदमी को, वेजिटेटिव, पहली बार फ्लावर आ जाएगा तो उसको रिप्रोडक्टिव एज कहेंगे, है ना, वेजिटेटिव। लेकिन सर बार बार फ्लावर आ रहा है, हर महीने या हर 2 साल पे आ रहा है, तो उसको हम लोग हर 1 साल पे आ रहा है, ऐसे समय को क्या कहते हैं, मैच्योर फेज कहते हैं, मैच्योर फेज। और लास्ट में क्या आता है सर, देखते ना एक दिन तो मरेगा ही, ये बुढ़ापा आएगा ही, है ना, सेनिशियंस फेज भी आपको आएगा, सेनिशियंस फेज भी आपको देखने को मिलेगा, सेनिशियंस मैंने बुढ़ापा भी आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। जा रहा है जी, बस मैं हम जो समझाया गया दिमाग में
देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक खास उम्र में होता है, उस उम्र को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो सर उस उम्र को क्या कहेंगे जिसमें बच्चा ग्रो होता है, उस उम्र को हम लोग जुवेनाइल फेज कहेंगे। प्लांट है तो वेजिटेटिव फेज कहेंगे। प्लांट में कैसे समझ गए कि आप ये वेजिटेटिव फेज है, जब तक फ्लावर नहीं आया है तब तक हम उसको क्या मानेंगे, वेजिटेटिव फेज मानेंगे। चलिए ठीक है, इस बात के बाद या उसके बाद आ आएगा, फिर ऐसा आएगा। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी है, जैसे आम का पेड़ देख लेना, या जैसे इस महीना में फ्लावर होता था, फिर उसके बाद अगले साल फिर इसी महीना में होगा फ्लावर, बीच में 9 महीना के बीच में कभी फ्लावर नहीं आएगा, जो साबित करता है सर ये एक इंटर फ्लावरिंग पीरियड में आपको ये है। सुंदर आज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब कुछ प्लांट जो देखते हैं है ना, रुक रुक करके फ्लावर देता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं जी। दिमाग लगा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इंटर फ्लावरिंग पीरियड क्या होता है, एक ऐसा समय जिसमें आपको क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, वो है ना रुक रुक करके फ्लावर को दे रहा होता है जी, ठीक है, समझ रहा ना। तो इंटर फ्लोरिंग पीरियड को हम लोग एक और सबसे बुला सकते हैं, जिसका नाम क्या है, मैच्योर फेज के नाम से बुलाते हैं जी। दिमाग लगना चाहिए सब बच्चे को कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, VRMS समझा रहे हैं, है ना, वेजिटेटिव, है ना, रिप्रोडक्टिव, मैच्योर और सेंसेशन फेज, है ना। अब तुम लोग के दिमाग में ये चलेगा कि सर प्लांट में तो अब दो तरह का पैटर्न आप बता दिए, एनिमल में तो एक ही पैटर्न है, JRS ही है, एनिमल में कभी भी JRMS नहीं हो सकता है। हम लोग में देखिएगा हर मौसम में हम लोग बच्चे जन्म दे सकते हैं, है ना जी। हालांकि हम लोग मौसम का इंतजार, जैसे हम लोग में कुछ जानवर सब है, जैसे मानिए कि चिड़िया वगैरह है, वो एक खास मौसम का इंतजार करती है ताकि उसका बच्चा टिक सके। लेकिन ऐसा बात नहीं कि वो किसी भी मौसम में बच्चे को जन्म दे सकती है, हर मौसम में बच्चे को जन्म दे सकती है। बट प्लांट के केस में ऐसा नहीं है, वो खास मौसम में ही बच्चे को पैदा कर सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। तो ऐसा केस में हम लोग क्या नाम देते हैं, DRMS के नाम से लाते हैं। शॉर्टकट आइए, शॉर्टकट में हम लोग क्या देख रहे हैं, सर हम लोगों को ये बताइए कि कौन सा प्लांट VRS शो करता है, विच प्लांट शो VRS, विच प्लांट, है ना, विच प्लांट। ये सब CBSE वाला बच्चा को बहुत तंग करता है जी, जो NCERT नहीं पढ़ेगा उसको बहुत दिक्कत हो जाता है जी, ठीक है। इवन नीट में भी आपको ऐसा क्वेश्चन किसी साल पूछ दिया तो बहुत बच्चे का क्वेश्चन गलत हो जाएगा उस साल, है ना, मतलब आंसर मतलब गलत तुक्का मारना शुरू कर देगा जी, ठीक है। विच प्लांट शो VRS, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। और विच प्लांट शो, है ना, विच प्लांट शो VRMS, है ना, विच प्लांट शो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 1 था, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 था ये, 2 था ये। विच प्लांट शो VRMS, है ना, कौन VRMS शो करता है जी, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा नहीं बात, तो आपका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा एनुअल प्लांट एंड बाय एनुअल प्लांट। अब हमको ये नहीं बताना पड़ेगा कि कौन एनुअल है कौन बाय एनुअल है, ठीक है, कल हम ये बात बता दिए थे आपको। और विच प्लांट शो, है ना, आपको नहीं की VRMS, तो पेरिनियल प्लांट याद कीजिए, कल के हाँ पेरिनियल प्लांट जो कल बता रहे थे हम लोग, है ना। तो इसमें हम बताए थे कल आपको कि याद कीजिए आप लोग एनुअल प्लांट के बारे में, जैसे गेहूं का पेड़ लगाइएगा, आज जाके गेहूं लगाइए तो आगे जाके कुछ दिन बड़ा होगा, फिर आगे जाके और बड़ा होगा, एक समय से फ्लावर आएगा सर। अब फ्लावर आने के बाद क्या आता है, सीड आता है, फ्लावर आया तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनता है, सीड, इसके बाद गेहूं का पेड़ मर जाएगा जी, ठीक है, पल्ले पर आ जी। मतलब क्या उसमें क्या देख रहे हैं, VR, उसके बाद क्या देख रहे हैं, S, ठीक है, क्लियर होगी, S यहाँ पे है, पल्ले पर आ जी, हम क्या बोलना चाहे। लेकिन इस केस में क्या देखते हैं, आम के पेड़ में एक बार लगाइए, है ना, कुछ दिन ग्रो करेगा, ग्रो करने में एक दिन फ्लावर आएगा तो VR हो गया, फिर उसके अगले साल भी फ्लावर आएगा, उसके अगले साल भी फ्लावर आएगा, 50-60 साल बाद फ्लावर आया, उसके बाद मर गया जी, ठीक है, या बुढ़ापा में गया। इसमें VRMS कहेंगे यहाँ पे, समझना रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब पेरिनियल प्लांट VRMS। कल जो क्लास पढ़ा रहे थे पेरिनियल प्लांट और, है ना, ये एनुअल बाई एनुअल प्लांट, इसी कारण पढ़ा रहे थे, ठीक है। कहे थे ना हम लोग कल भी, बाई एनुअल प्लांट में 2 साल लाइफ स्पैन होता है, पहला साल बढ़िया से जिएगा दूसरा साल के लास्ट महीने में जाकर के फ्लावर देगा और उसके बाद उसकी मौत हो रहा है, ठीक है। इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, आपको यानी कि VRS देखने को मिलता है। VRS किस में देखने को मिलता है और VRMS किस में देखने को मिलता है, वो हमने आपको समझाया। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा, तो एक बार सब आदमी कट करके ज्वाइन कीजिए, क्लास ही नहीं हुआ अभी। ओके सर। जो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक खास एज में होता है, ठीक है, आपको अकर्स इन सर्टेन स्टेज, है ना, अकर्स इन सर्टेन स्टेज, है ना, सर्टेन स्टेज में देखते हैं, ठीक है। और इस स्टेज को समझने के लिए हम लोगों ने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको स्टेज को हम लोग कितने हिस्से में बांट दिया था, 3 हिस्से में बांट दिया था। एनिमल के केस में हम लोग, है ना, JRS बोल रहे थे, JRS, और प्लांट के केस में हम लोग प्लांट के केस में 2 शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, VRS इस्तेमाल कर रहे थे या VRMS इस्तेमाल कर रहे थे। देखना क्वेश्चन पूछेगा तुम लोगों से कि VRS कौन शो करता है, तो तुमको याद रखना होगा एनुअल प्लांट, है ना, एनुअल प्लांट होगा और बाई एनुअल प्लांट होगा जी, एनुअल और बाई एनुअल प्लांट सब देखते लो, ठीक है। ये सब आपको क्या होगा, है ना, ये दोनों आपको VRS में आएगा। और VRMS में कौन आएगा, VRMS में आएगा सर आपको
पेरिनियल प्लांट आएगा, पेरिनियल प्लांट। लेकिन सर क्या सारे पेरिनियल प्लांट VRMS शो करते? नहीं, यही बात था आपको जो समझाना है हमको, ठीक है। ऑल प्लांट कैन नॉट डू VRMS, सारे के सारे प्लांट VRMS नहीं करते हैं। वो कौन दो ऐसे प्लांट है जो VRMS नहीं करते है? पेरिनियल। करता कौन है सर? आपको VRMS, है ना। एग्जाम्पल एक एक्सेप्शन है जी, ठीक है, एक्सेप्ट दो को छोड़ करके। उसका नाम क्या अभी देखे थे हम लोग? नीलाकरण जी, है ना, नीलाकरण जी, याद है जी? स्ट्रोब्लेंथियस यस कुंथियाना, सर। ये पूछे हुए क्वेश्चन पूछे। उड़ीसा का जो जी में नहीं हुआ, ये उड़ीसा में जो नीट हुआ था 2019 में, वो पूछा था कि कौन ऐसा प्लांट है जो एक ही बार जिंदगी में फ्लावर देता है? नीलाकरण जी है। और ऑप्शन एक और है बैम्बू, है ना, बैम्बू। सर इस दोनों का लाइफ स्पैन पहले बताइए। इसका लाइफ स्पैन 12 साल होता है और इसका लाइफ स्पैन 100 साल होता है, 100 ईयर होता है जी, ठीक है। मतलब दो आपको देख रहे हैं, ये आपको 100 साल का होगा, ये है ना आपको 12 साल का आपको ये दिखाई देगा। ऑब्वियसली दोनों पेरिनियल हो गया ना, क्या बोले थे? 2 साल से ज्यादा लाइफ स्पैन होगा उसको क्या मानेंगे? पेरिनियल। तो सर यहाँ पे दोनों आपको पेरिनियल तो है, बट इन दोनों में जिंदगी में एक ही बार फ्लावर आता है। एक ही बार फ्लावर आने में क्या रिप्रोडक्टिव एज, फ्लावर पॉलीकार्प। आया, फ्लावर आया फिर सीड बना और फिर मर जाता है। फिलहाल यहाँ रखते हैं सबको। हम तुमसे आज के बाद पूछे ना कि VRS का एग्जाम्पल दो, तो तुम्हें पहला करना सर जितना भी एनुअल प्लांट है सब, जितना भी बाय एनुअल प्लांट है सब, है ना। कल हम लिखा दिए थे एनुअल प्लांट किसे कहते हैं और बाय एनुअल प्लांट किसे कहते हैं। लेकिन सर दो एक्सेप्शन भी पेरिनियल प्लांट में। एक है नीलाकरण जी, जो तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में ग्रो करता है जी, ठीक है। नीला ये बहुत अच्छा लगता है, इससे पूरा पहाड़ को ढक देगा ये, है ना। इसलिए सब नाम सब पड़ा, नीलगिरी पहाड़ शब्द नाम दिया गया है, जो तमिलनाडु में है, ठीक है, और कर्नाटक में। नीलाकरण जी, है ना। और एक है सर बैम्बू, बैम्बू आसाम में सबसे ज्यादा होता है। दरभंगा में भी बैम्बू का सब देखिएगा, लेकिन उतना बैम्बू नहीं होता जितना आसाम में होता है। पूरा बांसे का जंगल है वहाँ। और कभी देखना तुम नेट पे सर्च करके, पूरा बांसे से वो लोग पूरा पूरा अपना है ना व्यापार चलाता है। बांस का ही बहुत कुछ यूज करता है लोग। बांस के पौधे से बांस का खाना भी बनाता है। बांस का सब्जी खाया कोई? बैम्बू करी, है ना। बैम्बू करी 7 या 8 क्लास में एक, है ना, इंग्लिश में एक ये भी है, मतलब कहानी भी है ना, बैम्बू करी, है ना। बांस की सब्जी, बांस का ये सब देखेंगे हम लोग। तो पॉइंट क्या है सर? आपको नीलाकरंजी हुआ, बैम्बू हुआ, ये आपको बाइनियल प्लांट, ये सब क्या होता है? VRS शो करता है। अब हमको नीलाकरंजी समझाना आप लोगों को। नीलाकरंजी का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रोब्लियंथिस कुंथियाना नाम है, ठीक है। स्ट्रोब्लियंथिस, है ना, बिलिंथिस कुंथियाना, है ना। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और उसके बाद इसमें कहा जाता है कि सर ये आपने जैसे तुमने नीलाकरंजी लगाया, नीलाकरंजी क्या होगा, है ना, ग्रो करेगा जी, ठीक है। अजाना ना सारा एक पहाड़ पे एक ही नीलाकरंजी का पॉपुलेशन रहता है, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये पूरे पहाड़ को भर देगा सर। ये पूरा पहाड़ को नीलाकरंजी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पूरा भर देता है, ठीक है। ये आपको कितना समय लगा लेता है? 12 साल लग जाता है इसको पूरा करने में। और 12 साल में ये पूरा भर देता है। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड सब आएगा ना। अभी तुम लोग का ये दिमाग में होगा कि सर सीड कहाँ से आया? सर ये सीड सब आया, अब पूरे पहाड़ को सर क्या करेगा? ये भर देगा सर आपको। ये हरा रंग का पूरा जंगल होता है, ये पूरा ये जंगल देखिएगा, ये पूरा ग्रीन कलर का ये जंगल होगा जी, ठीक है। लेकिन जैसे इसका 12 साल पूरने पे आता है जी, ठीक है। आज लगाए थे 2000, आपको मान लीजिए 2006 में आप लगाए थे, तो 2018 इसके लिए क्या 12वां साल होगा ना जी। और जैसे 2018 में जब पहुंचता है सर ये, तो इसके अंदर में फ्लावर आना शुरू हो जाता है। और ये फ्लावर नीला ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नीलाकरंजी, है ना, ब्लू कलर के होने की वजह से। ये ब्लू कलर का फ्लावर इतना अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को कि टूरिस्ट सब है ना इस समय के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करता है कि ये जब भी होगा तो हम देखने जाएंगे केरल में। केरल वर्ल्ड में बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ नीलाकरंजी नाम का एक पौधा ग्रो करता है सर। और ये पौधा 18 मतलब 12 साल बाद, है ना, आपको फ्लावरिंग करता है। जिस साल फ्लावरिंग करेगा ना, उसी साल लाखों करोड़ों सीड बना देगा, लाखों करोड़ों सीड बनेगा। और आपको मिलियंस में सीड बनाता है ये। और ये सारा सीड जैसे बन जाएगा सर, तो पेड़ सब मर जाता है, पूरा पहाड़ सूख जाएगा। अब पूरा पहाड़ सूखेगा, पूरा सूख करके ऐसा हो जाएगा जी। अब फिर अगले साल या अगले साल जो बारिश होता है, मतलब उस बारिश में फिर से ये टर्मिनेट करके फिर से वही चीज आ जाता है जो पहले से था। क्लियर बात निकलना चाहिए। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलेंगे तब भी ऐसे ग्रो करता है। हालांकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, पर हमको एक बार पिछले साल क्या लड़का एक समझा रहा था, मान लीजिए सर इसका हो जाएगा 2004 में लगाए थे, ये हो जाएगा 2005 में लगाए थे, तो इस साल आपको 2004 का फ्लावर होगा, अगले साल 2005 का बनाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2000 आपको इसमें ही दिखाई देगा, एक ही पैटर्न में होता है। को लगा ये नहीं कहे कि हम 1 2 3 वो सीट को चुरा करके रख लिए थे, डोरमेंसी में रख करके आज जमा करके रखे थे, अल्टरनेट करके लगा दिए। मतलब किसान के जैसे दिमाग लगाओगे कि हम अगला साल 1 2 4 को लगा दिए, अगले हर साल हमको ये फ्लावर दिखाई देगा, ऐसा कभी नहीं होगा जी, ठीक है। ये आपको, है ना, आपको एक समय आने के बाद आपको फ्लावरिंग करेगा ही करेगा। दिमाग लग रहा है हम क्या? एक 12th में हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, सॉरी 12th का 11th में एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें एक शब्द आता है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन मतलब कि किसी पेड़ को तुम जबरदस्ती रोक दोगे ना, तो कम समय में उस जगह को पहुंचा लेगा। देखिए मान लीजिए हम तुमको समझा सकते हैं लाइन,
ये कुछ जा रहा है क्या बताना चाह रहे हैं हम, ठीक है। पहली बात ये दिमाग लगा लिए होगे तुम लोग कि ये सर बोल रहे हैं, रट लेते कि 12 साल में एक ही बार फ्लवरिंग होता है। लास्ट टाइम 2018 में ये हुआ है, एनसीईआरटी अपडेट नहीं है बट 2018 में ये हो चुका है। तुम लोग देख लो ना, एनसीईआरटी में 2006 है, इस हिसाब से आपको अक्टूबर 2018 में आपको ये पिछले साल अपने 2 साल पहले ये आया था जी, ठीक है। अब अगला आपको आएगा फिर 2030 में आएगा जी, ठीक है, समझ रहा है, 12 साल बाद ये फ्लवरिंग करे। अब कोई लड़का हमको यही फंसाने की कोशिश कर रहा है कि सर हम कुछ सीड को रख लेंगे, अगला साल लगा देंगे, फिर उससे कुछ सीड को रखे फिर अगला साल लगा देंगे। मतलब क्या करेगा लड़का कि 2018 में लगा ही होगा, फिर 2019 में जाके नया पहाड़ पे काट कूट के लगा देंगे, फिर 2020 में लगा देंगे, तो अगले हर साल हमको ये नीला करंजी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है जी, ठीक है, क्योंकि सर हर एक प्लांट का एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन में ही वो ग्रो करेगा जी। कोई लड़का का जबरदस्ती है कि सर हम 12 साल का लाइफ स्पैन है नीला करंजी का, अब 12 साल में हम 8 साल क्या छुपा के रखे हुए थे, तो सर अगला आप उसके बाद आपको जब यहाँ हम जैसे मान लीजिए ये सीड था, इस सीड को मिट्टी में डालने ही नहीं दिए, 8 साल तक मिट्टी में नहीं डालने दिए, तो वो सोचेगा कि फिर हम आप 8 साल बाद लगाएंगे। मान लीजिए कि 2028 में कोई लड़का लगाएगा, 2028 में इस पेड़ को लगाया, 2028 में पेड़ लगाया तो सोचेगा ना कि अब यहाँ से 2040 में जाके फ्लावरिंग होगा, पर ऐसा नहीं है जी। वो अभी भी आपको क्या हो जाएगा सर, आपको 2028 में नहीं होकर के 2032 या 2030 में जाकर के ग्रो कर जाएगा, मतलब 2 साल में वो अपना पहुंच जाएगा। मतलब छोटा ही प्लांट क्यों ना हो, फ्लावर आ जाएगा जी, समझा राजन कहना चाहे। जैसे तुम लोग कभी एक नाम सुने हो, कभी ऐसा कुछ सुना है जो गांव का लड़का सुना होगा, ठीक है, जैसे कद्दू का 2 वेरायटी होता है, एक कद्दू का पेड़ देखो क्या कि पूरा पूरा फैल जाएगा और तब जाकर के थोड़ा कद्दू देना शुरू करेगा। एक ऐसा कद्दू का पेड़ होता है जो फैला नहीं, अभी इतने बड़ा है और उसी में कद्दू सब लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। मनीष है कि नहीं इसमें, नित्यानंद है, हेलो नित्यानंद है जी? यस सर, नित्यानंद है पर बोल नहीं रहे। हाँ सुता होगा नित्यानंद, हेलो हेलो। यस सर। हाँ गांव में है कि यहाँ दरभंगा में हो? गाँव आ गए सर। हाँ ठीक किया भाई, ठीक किया। सुनो ना, देखा कभी भादो का कद्दू और ये बसंत का क्या कहते हैं उसको, नहीं कहता है भादो वाला कद्दू और पेड़ जो होता है, हाँ देखे हैं कद्दू। देखा ना, हाँ देखा ना, तो 2 तरह का कद्दू का पेड़ होता है ना, वो देखो बहुत पूरा फैल जाएगा और तब जाकर के फ्लावरिंग करता है। एगो होता है कि छोटा ही पेड़ है ना, फ्लावरिंग आना शुरू कर देगा जी, ठीक है। देखे होंगे आप लोग, जैसे हम करें सीड का, इस घटना को वर्नलाइजेशन कहते हैं। सीड को है ना अगर आपको रोक देगा, है ना, मान लीजिए इसका सीड का प्लांटिंग टाइम है, मान लो कोई आपको सीड को ना कोई प्लांट किया, है ना, आप करके भी देख सकते हैं, सीड को कोई लड़का प्लांट किया, है ना, इस मान लो कि नवंबर में प्लांट करना है और नवंबर में प्लांट करना और अप्रैल में इसको आपको हार्वेस्ट कर लेना है। अप्रैल में ये पेड़ बड़ा होकर के फ्लावर देना शुरू कर देगा। गेहूं का पेड़ की बात कर रहे हैं तो हम, और कोई लड़का का नहीं, हम जबरदस्ती इसको रोक लिए सर, फरवरी तक रोक लिए, अब फरवरी में जाके प्लांट किए, फिर भी अप्रैल में जाकर के फ्लावरिंग करेगा। दिमाग लग रहा है जी हम क्या होना चाहे, मतलब आप इसको यानी कि यहाँ पे देख रहे 4 महीना का वक्त चाहिए था या 5 महीना 6 महीना का वक्त चाहिए था, आप इसको ना आप मात्र 4 महीना का वक्त दिए, 3 ही महीना का वक्त दिए, तब भी दोनों में एक ही समय में क्या होगा, फ्लावरिंग होगा सर। काहे? क्योंकि सर इस पेड़ का आपको ऐसा लाइफ स्पैन ही बना गया है कि इसी मौसम में ग्रो करेगा, इस मौसम को पार करते ही मर जाएगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म सोचता ना कि मरने से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते ताकि मेरा बच्चा इतना दर्द न सहे, ठीक है। पल्ले पर हम कहना चाहें, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई लड़का के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई 2006 में आप नीला करंजी लगाया था और इसका मतलब हम कोई किसान की मदद से 2008 में लगा देते हैं, तो क्या वो भी आपको 2018 में ही फ्लावरिंग करेगा? हाँ जी, ये भी 2018 में ही फ्लावरिंग करेगा, पर इसका इसमें अंतर क्या, ये बहुत बड़ा पेड़ होगा क्योंकि इसको मौका मिला बहुत बढ़िया, 12 साल मौका मिला, इसको मात्र 10 साल ना मौका मिला, थोड़ा कम हाइट का पेड़ हो जाएगा। दिमाग लगा, नीला करंजी एक ही बार ग्रो कर सकता है, मतलब एक ही बार फ्लावरिंग दे सकता है, चाहे आप उसको लाइफ स्पैन 12 साल दीजिए या 4 साल दीजिए या 6 साल दीजिए, वो एक ही समय में सब एक साथ फ्लावरिंग करेगा। मतलब पैटर्न आ गया, साल के पैटर्न में फ्लावरिंग करता है, तो 12 साल के फ्लावरिंग में पैटर्न करने का एग्जांपल कौन हो गया, नीला करंजी, ठीक है। अब आजा बांस का पेड़ पे, है ना, बांस के पेड़ के बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत सारा पूछता रहता है। बांस जिंदगी में एक ही बार आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अभी हम बैम्बू ट्री बता रहे थे, है ना, बैम्बू ट्री क्या है, लाइफ में 1 टाइम ही आपको क्या करता है, आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके देता है, ठीक है, ओनली 1 टाइम, है ना। आपको जब बैम्बू ट्री देखते हैं हम लोग, ठीक है, बैम्बू ट्री जो देखते हैं, है ना, इसका लाइफ स्पैन 50 साल से लेकर के मिनिमम 50 साल से लेकर के 100 साल तक होता है, ठीक है। आज जैसे 100 साल पूरेगा सर, मानो 99 साल जी लिया है पेड़, अब जब 99 साल देखो एगो बांस का पेड़ लगाओ और फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पूरा बांस का जंगल बना देगा जी, ये पूरा इलाका में भर देगा जी, ठीक है। कभी आप देखिए दरभंगा में या मधुबनी में उतना बड़ा जंगल सब नहीं है जितना आसाम में देखिएगा,
पूरा बड़ा बड़ा जंगल सब आसाम में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, पूरा बांस का एक भयानक जंगल सब दिखाई देगा जी, ठीक है। और जब ये पूरा बांस का पेड़ का एक साथ लाइफ स्पेन कितना हो जाएगा, 99 साल का हो जाएगा जी, ठीक है। मतलब ये ग्रो किया भले अगले साल ही क्यों नहीं, मतलब ये आपको 98 साल में क्यों नहीं ग्रो किया, लेकिन इसका माँ बाप तो यही से ना आया है। यहाँ ऐसा हो रहा है कि सर ये सबका लाइफ स्पेन 99 साल के ही आसपास माना जाएगा जी, ठीक है। और ये सब के सब बांस का पेड़ जब होता है सर, है ना, एक खास एज में आ जाता है सर, ठीक है, तब जाके अंतिम साल में फ्लावरिंग करता है जी। ये अंतिम साल में जब फ्लावरिंग करता है, इससे आपको बहुत ज्यादा बांस एक दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ग्रास है, पता है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा घास ये है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट ग्रास है ये, टॉलेस्ट ग्रास है ना, ये ग्रास है जी, ठीक है। मतलब घास जो आप लोग कभी दुभी देखते हैं ना, वही ये भी है सर, और ये बहुत जाइंट है सर, मतलब आंख में नहीं समाएगा, इतना बड़ा बड़ा बांस का पौधा होता है जी, ठीक है। दूसरी बात क्या है सर, ये घास जो है, एक घास का ये या ग्रास भी कह सकते हैं, टॉलेस्ट ग्रास है ना, बैम्बू जो देखते हैं, जीवन में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, ओनली वन टाइम ही क्या करता है सर, आपको फ्लावरिंग करता है ये, ठीक है। एक साथ एक ही टाइम फ्लावरिंग करने के बाद है ना सर, ये वन टाइम ही फ्लावरिंग करता है। और सर प्रॉब्लम क्या है सर, ये जब फ्लावरिंग करता है ना ह्यूज अमाउंट में, मिलियंस के अमाउंट में क्या होता है, मिलियंस अमाउंट में सर क्या करता है ये सीड, या मिलियंस अमाउंट में क्या होता है सर, आपको है ना, आपको सीड, आपको मिलियंस अमाउंट में सर फ्लावरिंग देता है सर, है ना, करोड़ों की संख्या में ये क्या होता है, फ्लावर देता है। और जब करोड़ों की संख्या में ये फ्लावर देता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, कि करोड़ों की संख्या में फ्लावर देगा तो करोड़ों सीड बनेगा ना इसमें, मतलब मिलियंस में क्या होगा सर, आपको ये सीड बनेगा, ये मिलियंस में आपको सीड आता है, ठीक है, पहले पर क्या होता है। और जब ये मिलियन सीड आएगा, देखिए कभी एक बार आप कहानी सुनिए कि अरुणाचल प्रदेश में अकाल पड़ जाता है, क्यों अकाल पड़ता है, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में सीड देता है ये जन्म। और जब सीड देगा, इमेजिनेशन करो कि जितना ज्यादा बांस के पेड़ से सीड बनेगा, उतना ज्यादा वहां पे चूहा आएगा, है ना, क्योंकि खाने की कोई कमी नहीं है। एक बार आप पढ़े थे ना आप लोग कि अनलिमिटेड आपको रिसोर्सेस हो जाए, तो सर आपको पॉपुलेशन भी क्या होगा, बहुत तेजी से न बढ़ेगा। एक बार देखिए अरुणाचल प्रदेश 2005 में ना क्या आया था, अकाल पड़ गया था, क्यों अकाल पड़ गया था, क्योंकि वहां पे करोड़ों की संख्या में क्या था, आपको है ना, बांस के पेड़ ने फ्लावर दिया। और जब बांस का पेड़ जब करोड़ों की संख्या में जब फ्लावर दिया ना, तो करोड़ों सीड बना सर, है ना, करोड़ों सीड। बांस का पेड़ एक घास का पौधा ना, जैसा गेहूं का पेड़ देखिएगा ना, वैसा ही इसका सीड देखिएगा जी। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब ये करोड़ों की संख्या में जब सीड दिया, हाँ, तो करोड़ों की संख्या में वहां पे चूहा का आबादी से बढ़ गया। ये चूहा जब पूरा सीड को खत्म कर दिया ना जी, ठीक है, तो वो कहाँ चला गया, आसपास के गांव में चला गया। आसपास के जितना भी गांव में गया सबको, हाँ जी, आपको आसपास के जितना भी गांव में गया सबका पूरा अनाज सब खाने लगा। तो वहां एकदम भयानक अकाल पड़ गया था जी। अब भयानक अकाल क्यों पड़ा था, क्योंकि सर आपको नहीं किए है ना, उस इलाके में सब सीड आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो कर गया था जी। समझना राजन क्या होना चाहे, इसलिए वहां पे सरकार सब है ना, आपको इतना अपने की लोगों को करने लगा कि भाई आप एक एक चूहा को मार करके है ना सर, उसका पूछ ला के दीजिए, बदले में हम 1-1 रुपया ला के देंगे। गया जी, कुछ सुना रहे, समझ में आ रहा है जी, अकेले है कि नहीं, सुना जी? यस सर, हाँ सर सुने। सुना तुमसे ऐसा हम जो कहानी बोले नहीं, कहानी न्यूमेरिकल में भी पूछे हुआ है, ऐसे लंबा चौड़ा कहानी दे दिया कि बैम्बू ट्री एक जगह पर फ्लोरिंग किया और उस इलाके में अकाल पड़ गया, क्यों? जवाब दोगे सर, बहुत ज्यादा मात्रा में सीड बनाता है। बांस का एगो पेड़ सोचो, घास देखना ना, जैसे गेहूं का बाली देखिए इतना ही बड़ा रहता है उसका, उसमें कितना सीड रहता है। अब बांस का पेड़ देखिए कितना बड़ा पेड़ होगा, तो उससे कितना सीड बनेगा जी, ठीक है। और करोड़ों की संख्या, टन की संख्या में सीड बनता है। कोई बांस का सीड खाता नहीं है, खाता कौन है, चूहा वगैरह, और चूहा सब खाएगा तो उसका पॉपुलेशन तेजी से भागेगा ना, और जब पॉपुलेशन तेजी से भागेगा तो सब पूरा बांस का सीड खत्म कर देगा। एक ना एक दिन सब जब पूरा बांस का खाना खत्म हो जाए, बांस का सीड खत्म हो जाएगा, तो फिर वहां से उठ करके लोग कहाँ चला जाएगा, आसपास के गांव में चला जाएगा जहाँ गेहूं चावल अनाज में होगा, और सबको खाना शुरू कर देगा। कितना मारिएगा, बहुत तो अभी भी है ना, करोड़ों चूहा का पॉपुलेशन हो गया। अब वो सब क्या, गांव के गांव, शहर के शहर का सबको पूरा अनाज को खत्म करना, गोदाम में गया तो गोदाम में खत्म कर देगा। इसीलिए वहां पे एक बार अकाल पड़ गया था 2005 में, अनाजे सब खा जाता था चूहा सब, ठीक है। तो ये बैम्बू की वजह से होता था। तुम लोग 2 पॉइंट याद किया इसमें, एक बांस का पेड़ पेरिनियल प्लांट होने के बावजूद भी सर बांस VRS करता है, मतलब जैसे बांस का पेड़ का सीड लगेगा, 100वां साल आया सब मर जाएगा, सब सूख जाएगा, सब पीला हो जाएगा जी, ठीक है, सब खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, ये लोग पेरिनियल प्लांट होने के बावजूद भी है ना एक ही टाइम फ्लावरिंग करता है, मतलब इसमें आपको VRS देखने को मिलेगा, इसमें सिर्फ VRS देखने को मिलेगा। और पिछला केस जो गया था नीलाकरण जी, वो भी VRS शो किया था, पर आपको बाकी सब जो देखे थे उसमें क्या होगा, VRMS होगा। बाकी पेरिनियल प्लांट जैसे आम का पेड़ हुआ, आपको जैसे आपको जैक फ्रूट हुआ, या और भी बहुत सारा पेरिनियल प्लांट जो है, अमरूद का पेड़ हुआ, ये सब क्या होता है, VRMS शो करता है जी। समझा रहा जी क्या बनाते हैं, VRMS। क्लियर हो गया जी, हम समझा दिए 2 बात, है ना, एक था GRS, एक क्या था आपको VRS, और एक था VRMS, है ना, ये तीनों चीज समझ गए, है ना। अब अगला क्लास कल देखते हैं, कल पढ़ाएंगे जी, ठीक है, कल नेट नहीं होगा।